क्या यूनिवर्स में एक और अर्थ है, एक ऐसी दुनिया जो बिल्कुल हमारी पृथ्वी जैसी हो। 2014 में नासा ने एक ऐसी ही दुनिया खोजी जो हमसे 500 लाइट ईयर्स दूर है और इसका नाम है केपलर 186f। पर इसकी खास बात क्या है? ये अर्थ के साइज का पहला एक्सोप्लैनेट है जो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में मिला। यानी ये ना बहुत गर्म है और ना ही बहुत ठंडा, बिल्कुल परफेक्ट। एक ऐसी जगह जहाँ पानी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सच में अर्थ 2.0 है? क्या वहाँ के लाल सूरज के नीचे एलियन जिंदगी सांस ले रही है? आज के वीडियो में हम इस हैरत अंगेज अर्थ कजिन के सारे राज खोलेंगे। इसे कैसे खोजा गया, वहाँ के कंडीशंस कैसे हो सकते हैं और क्या वहाँ सच में लाइफ पॉसिबल है। तो चलिए शुरू करते हैं द डिस्कवरी, आसमान में एक झलक। तो सबसे पहला सवाल, 500 लाइट ईयर्स दूर एक प्लेनेट को हमने आके ढूंढा कैसे? इसके पीछे एक हीरो है, नासा का एक जबरदस्त टेलीस्कोप जिसका नाम है केपलर स्पेस टेलीस्कोप। आप इस टेलीस्कोप को एक प्लेनेट हंटर भी कह सकती हैं। 2009 में लॉन्च किए गए इस टेलीस्कोप का एक ही मिशन था, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के एक छोटे से हिस्से को लगातार घूरते रहना और अर्थ के जैसे प्लेनेट ढूंढना। लेकिन इतनी दूर के प्लेनेट्स को डायरेक्टली देखना आसान भाषा में कहूँ तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसी वजह से साइंटिस्ट ने एक बहुत ही क्लेवर मेथड का इस्तेमाल किया जिसे कहते हैं ट्रांजिट मेथड। अब ये ट्रांजिट मेथड क्या है? इमेजिन कीजिए कि आप एक बहुत पावरफुल टेलीस्कोप से दूर के तारे को देख रही हैं। वो तारा एक कांस्टेंट रोशनी दे रहा है। अब उस तारे के चक्कर काट रहा कोई एक्सोप्लैनेट ठीक उसके सामने से गुजरता है, यानी ट्रांजिट करता है। तो क्या होगा? एक बहुत ही छोटे मोमेंट के लिए उस प्लेनेट की वजह से तारे की रोशनी हल्की सी डिम हो जाएगी और जैसे ही प्लेनेट सामने से हट जाएगा, रोशनी वापस नॉर्मल हो जाएगी। केपलर टेलीस्कोप ने यही काम किया। उसने लगभग 1.5 लाख तारों को एक साथ सालों तक बिना पल के झपकाए देखा। वो बस इन तारों की ब्राइटनेस में होने वाले रेगुलर पीरियोडिक डिप्स को रिकॉर्ड कर रहा था। हर बार जब एक डिप रिकॉर्ड होता, साइंटिस्ट के लिए वो एक हिंट की तरह काम करता कि यहाँ शायद एक प्लेनेट हो सकता है। इस डिप की टाइमिंग से साइंटिस्ट प्लेनेट का ऑर्बिटल पीरियड पता लगा लेते हैं और डिप कितना गहरा है, यहाँ रोशनी कितनी कम हुई है, उससे प्लेनेट का साइज एस्टिमेट कर लेते हैं। ये टेक्निक जितनी सिंपल है उतनी ही ब्रिलियंट भी। इसी मेथड का इस्तेमाल करके साइंटिस्ट ने केपलर 186 नाम के एक स्टार सिस्टम पर फोकस किया। ये सिस्टम हमसे लगभग 500 लाइट ईयर्स दूर सिग्नस कॉन्स्टेलेशन में है। उन्होंने देखा कि इस तारे की रोशनी बार बार 5 अलग अलग रेगुलर इंटरवल्स पर डिम हो रही है। इससे पता चला कि इस तारे को एक नहीं, 2 नहीं बल्कि 5 प्लेनेट ऑर्बिट कर रहे हैं। इनका नाम रखा गया केपलर 186b, 186c, 186d, 186e और 186f। शुरू के 4 प्लैनेट्स B, C, D और E अपने स्टार के बहुत करीब थे, इतने करीब कि वहाँ पानी का लिक्विड स्टेट में होना इम्पॉसिबल था। लेकिन 5वां प्लैनेट केपलर 186f सबसे अलग और सबसे स्पेशल था। जब साइंटिस्ट ने इसके डाटा को एनालाइज किया, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। इसका साइज अर्थ के बहुत करीब था। ये अर्थ से सिर्फ 10% बड़ा था और उससे भी बड़ी बात, ये अपने स्टार की एक ऐसी परफेक्ट दूरी पर था जहां कंडीशन जिंदगी के लिए आदर्श हो सकती हैं। 17 अप्रैल 2014 को नासा ने इस ऐतिहासिक खोज का ऐलान किया। पहली बार इंसानों को एक अर्थ साइज एक्सोप्लैनेट मिला था जो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में हो। ये साइंस की दुनिया में एक धमाका था, एक ऐसा सपना जो सच हो गया। हमने आखिरकार एक पोटेंशियल दूसरी अर्थ का पता लगा लिया। अर्थ कजिन, साइज इन कंपैरिजन विद अर्थ। जब हम केपलर 186f को अर्थ कजिन या अर्थ ट्विन कहते हैं, तो इसका सबसे बड़ा रीजन है इसका साइज। साइंटिस्ट ने ट्रांजिट मेथड से पता लगाया कि केपलर 186f का रेडियस अर्थ का सिर्फ 1.1 टाइम्स है, यानी ये हमारी धरती से सिर्फ 10% बड़ा है। साइज के मामले में ये अब तक खोजा गया सबसे ज्यादा अर्थ लाइक प्लेनेट में से एक है। इसका साइज इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि प्लेनेट का साइज हमें उसकी कंपोजिशन के बारे में हिंट देता है। अगर कोई प्लेनेट बहुत बड़ा होता है, जैसे जुपिटर या नेपच्यून, तो वो एक गैस जाइंट होता है जो ज्यादातर गैस और आइस से बना हो। उसकी कोई सॉलिड सतह नहीं होती। लेकिन जब कोई प्लेनेट अर्थ के साइज का होता है, तो इस बात के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि वो एक रॉकी प्लेनेट होगा, बिल्कुल अर्थ, वीनस या मार्स की तरह, जिसकी एक सॉलिड जमीन होगी।
जिस पर आप खड़े हो सकते हैं। अब आते हैं मास यानी वजन पर। सच्चाई ये है कि हमें केपलर 186f का एग्जैक्ट मास नहीं पता, क्योंकि ये हमसे बहुत दूर है। इसकी ग्रेविटी का प्रभाव हम मेजर नहीं कर सकते, लेकिन इसके साइज के बेसिस पर मॉडल्स और कैलकुलेशन के अनुसार अगर ये अर्थ की तरह ही रॉक और आयरन से बना है तो इसका मास अर्थ से थोड़ा ही ज्यादा होगा। इसका मतलब है कि वहाँ की ग्रेविटी भी अर्थ जैसी ही फील होगी। आप वहाँ ना तो हवा में उड़ेंगे और ना ही जमीन से चिपक जाएंगे। आपको चलना फिरना बिल्कुल नॉर्मल लगेगा। चलिए इसका और अर्थ का एक क्विक कंपैरिजन करते हैं। केपलर 186f का रेडियस अर्थ का 1.1 टाइम्स है। हमारी पृथ्वी पर एक साल 365 दिनों का होता है, जबकि इस प्लेनेट का एक साल 130 दिनों का होता है। केपलर 186f एक ठंडे रेड ड्वार्फ को ऑर्बिट करता है, जबकि हमारी पृथ्वी एक गर्म येलो ड्वार्फ को ऑर्बिट करती है। ये पॉइंट एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। केपलर 186f को अपने सूरज से अर्थ के मुकाबले सिर्फ 32% एनर्जी मिलती है। चलिए बात करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट की, जो केपलर 186f के साथ जुड़ता है, दैट इज टाइडल लॉकिंग। ये तो आप सबको पता ही होगा कि हमें चांद का हमेशा सिर्फ एक ही साइड दिखता है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि हमारा चांद अर्थ से टाइटली लॉक्ड है। उसको एक रोटेशन पूरा करने में उतना ही टाइम लगता है जितना अर्थ का एक चक्कर काटने में। रेड ड्वार्फ स्टार्स की ग्रेविटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, खासकर उनके पास ऑर्बिट कर रहे प्लैनेट्स पर। इसीलिए बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि केपलर 186f भी अपने स्टार से टाइटली लॉक्ड हो। अगर ऐसा है तो ये उस प्लेनेट की एनवायरनमेंट को पूरी तरह बदल देगा। इसका मतलब होगा कि प्लेनेट का एक हेमिस्फीयर एक साइड हमेशा अपने स्टार की एक तरफ रहेगा, वहाँ हमेशा दिन रहेगा, एक नॉन स्टॉप सदियों तक चलने वाला दिन, और दूसरी साइड पर हमेशा रात रहेगी, एक ऐसी अंधेरी रात जो कभी खत्म नहीं होती। एक तरफ आग उगलने वाली गर्मी और दूसरी तरफ जमा देने वाली सर्दी। ऐसे में जिंदगी कहाँ पनपेगी? शायद इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच की एक पट्टी में, एक ऐसी जगह जिसे साइंटिस्ट टर्मिनेटर जोन कहते हैं। ये वो एरिया है जहाँ सुबह और शाम का मिलन होता है, जहाँ ना ज्यादा गर्मी है और ना ही ज्यादा ठंड, जहाँ स्टार हमेशा आसमान में होराइजन पर रहता है, एक परमानेंट सनराइज या सनसेट की तरह। ये टर्मिनेटर जोन जिंदगी के पनपने के लिए सबसे बेस्ट जगह हो सकती है। पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन केपलर 186f। तो अब आते हैं सबसे बड़े $1 बिलियन क्वेश्चन पर, क्या इस एक्सोप्लैनेट पर कोई लाइफ हो सकती है? सबसे पहले एक डिस्क्लेमर, अभी तक हमें अर्थ के अलावा कहीं भी लाइफ का कोई 100% सबूत नहीं मिला है। जो भी हम डिस्कस करेंगे वो साइंटिफिक पॉसिबिलिटीज और एजुकेटेड गेसेस पर बेस्ड होगा। तो लाइफ के लिए हमें क्या चाहिए? मोटे तौर पर 3 चीजें, लिक्विड वाटर, एनर्जी सोर्स और केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स। जैसे कि हमने देखा केपलर 186f हैबिटेबल जोन में है, तो इसकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वहाँ लिक्विड वाटर मौजूद हो। और जहाँ तक बात रही एनर्जी सोर्स की, तो वो इसे इसके स्टार केपलर 186 से मिल जाती है। और केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये तो यूनिवर्स में हर जगह मौजूद हैं। तो यहाँ तीनों चीजों के लिए बॉक्स टिक होता है, लेकिन डेविल इज इन द डिटेल्स। सबसे बड़ा फैक्टर है एटमॉस्फेयर। अगर केपलर 186f का एटमॉस्फेयर बहुत पतला हुआ या हुआ ही नहीं, तो सारा पानी या तो स्पेस में उड़ जाएगा या फिर बर्फ बन जाएगा। जिंदगी के लिए वहाँ एक सब्सटेंशियल एटमॉस्फेयर की जरूरत पड़ेगी, एक ऐसा एटमॉस्फेयर जो प्लेनेट को गर्म रखे, उसे हार्मफुल रेडिएशन से बचाए और प्रेशर मेंटेन करे, ताकि पानी लिक्विड फॉर्म में रह सके। मान लेते हैं कि वहाँ अच्छा खासा एटमॉस्फेयर है और लिक्विड वाटर भी मौजूद है, तो वहाँ लाइफ कैसी होगी? चलिए प्लांट से शुरू करते हैं। हमारी अर्थ पर पौधे ग्रीन क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है, जो रेड और ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करता है और ग्रीन लाइट को फोटोसिंथेसिस के लिए रिफ्लेक्ट कर देता है। हमारा सूरज बहुत सारी रेड और ब्लू लाइट देता है, लेकिन केपलर 186f का स्टार एक रेड ड्वार्फ है, जो ज्यादातर रेड और इंफ्रारेड लाइट देता है। वो ब्लू लाइट बहुत ही कम देता है। ऐसे में वहाँ के प्लांट्स को जिंदा रहने के लिए इवॉल्व होना पड़ेगा। उन्हें हर एक फोटोन ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि वहाँ के पौधे हरे नहीं, बल्कि डार्क रेड, पर्पल या शायद पूरी तरह से ब्लैक होंगे। एक काला पौधा किसी भी लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, वो सारी अवेलेबल लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। इमेजिन कीजिए एक ऐसी दुनिया जहाँ के जंगल हरे नहीं बल्कि काले रंग के हों,
ये लैंडस्केप देखने में कितना एलियन और कितना खूबसूरत होगा। अगर यहाँ प्लांट्स हैं तो उन्हें खाने वाले जीव जंतु भी हो सकते हैं। शायद वहाँ के एनिमल्स की आंखें अलग तरह से इवॉल्व हुई हों ताकि वो डिम रेड लाइट में भी देख सकें। हो सकता है उनके पास इंफ्रारेड विजन हो, जैसा कुछ सांपों के पास होता है। एक और चैलेंज है रेड ड्वार्फ स्टार का गुस्सा। ये स्टार्स अपने शुरुआती जीवन में बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। ये बहुत पावरफुल स्टेलर फ्लेयर्स फेंकते हैं, अचानक आने वाले रेडिएशन के तूफान। ये फ्लेयर्स इतने पावरफुल हो सकते हैं कि वो किसी प्लेनेट के एटमॉस्फेयर को छीलकर स्पेस में उड़ा सकते हैं और उसकी सरफेस को स्टेरलाइज कर सकते हैं। केपलर 186f को बचाने के लिए दो चीजों की जरूरत होगी। एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल हमारी अर्थ की तरह, जो इस रेडिएशन को डिफ्लेक्ट कर दे, या तो ये स्टार अपनी ओल्ड और काम स्टेज में हो। साइंटिस्ट मानते हैं कि केपलर 186 स्टार बहुत पुराना है, इसीलिए शायद अब वो उतना गुस्से वाला ना हो। तो आखिर में क्या वहाँ लाइफ है? इसका जवाब है कि हम नहीं जानते, लेकिन अगर कंडीशन सही हुई तो बिल्कुल वहाँ लाइफ हो सकती है। ये लाइफ शायद सिंपल माइक्रोब्स की शक्ल में हो या फिर कॉम्प्लेक्स प्लांट्स और एनिमल्स की। सो व्हाट अबाउट इंटेलिजेंट लाइफ? उसकी बात करना तो अभी बहुत दूर की कौड़ी है, लेकिन पॉसिबिलिटी को इनकार नहीं किया जा सकता। अधूरा ज्ञान, हम सब कुछ नहीं जानते। इतनी सारी एक्साइटिंग बातें करने के बाद अब टाइम है एक रियलिटी चेक का। हमने केपलर 186f के बारे में जितना भी जाना है उससे कई गुना ज्यादा है जो हम नहीं जानते। हमारी नॉलेज पर बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। सबसे बड़ी लिमिटेशन है दूरी। केपलर 186f हमसे 500 लाइट ईयर्स दूर है। क्या आप इसका मतलब समझते हैं? लाइट जो यूनिवर्स की सबसे तेज चीज है, उसको भी वहाँ से हम तक आने में 500 साल लग जाते हैं। आज हम केपलर 186f की जो झलक देख रहे हैं वो असल में 500 साल पुरानी है। वहाँ की करंट कंडीशन ये हमें 500 साल बाद पता चलेगी। वहाँ जाने की तो सोचिए भी मत। हमारा सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट पार्कर सोलर प्रोब, उसको भी वहाँ पहुँचने में लगभग 90 लाख साल लग जाएंगे। तो वहाँ जाकर सैंपल लाना या प्रोब भेजना, ये अभी हमारी टेक्नोलॉजी की पहुँच से बहुत दूर है। चलिए इस बात की एक लिस्ट बनाते हैं कि हमें उस एक्सोप्लैनेट के बारे में क्या क्या नहीं पता। एटमॉस्फेयर, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या वहाँ एटमॉस्फेयर है? अगर है तो वो कितना मोटा है? किस गैस से बना है? क्या उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड है? बिना इन सवालों के जवाब के लाइफ की बात करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। वाटर, हम कहते हैं कि वहाँ लिक्विड वाटर हो सकता है, लेकिन क्या वहाँ सच में पानी है? और अगर है तो कितना? एक छोटा सा तालाब या अर्थ की तरह बड़े बड़े समंदर, ये भी हम नहीं जानते। मास एंड कंपोजिशन, हमने अंदाजा लगाया कि ये एक रॉकी प्लेनेट है, लेकिन हम इसका एग्जैक्ट मास नहीं जानते। हो सकता है ये एक वाटर वर्ल्ड हो, एक ऐसा प्लेनेट जो पूरी तरह से एक गहरे समंदर से ढका हो, या हो सकता है इसकी डेंसिटी बहुत कम हो। जब तक हम इसके मास के बारे में नहीं जानेंगे, हम इसकी कंपोजिशन के बारे में श्योर नहीं हो सकते। टाइडल लॉकिंग, क्या ये सच में टाइडली लॉक्ड है या इसका अर्थ की तरह एक नॉर्मल रोटेशन है? ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो वहाँ के क्लाइमेट के बारे में डिसाइड करेगा। मून्स, क्या इसके पास हमारे चांद जैसे कोई मून्स हैं? मून्स एक प्लेनेट के क्लाइमेट को स्टेबलाइज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड, क्या इसके पास स्टेलर फ्लेयर से बचने के लिए एक प्रोटेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड है? हमारे पास अभी सिर्फ 2 ही सॉलिड पॉइंट्स हैं, उसका साइज और उसका ऑर्बिट। बाकी सब कुछ साइंटिफिक मॉडल्स और आर्टिस्ट इंप्रेशंस पर बेस्ड है। अभी हमने सिर्फ एक किताब का कवर देखा है, लेकिन उसके अंदर आखिर लिखा क्या है ये पढ़ना अभी बाकी है। अननोन फैक्ट्स एंड मिस्ट्रीज अबाउट केपलर 186f। हम जो जानते हैं वो बहुत एक्साइटिंग है, लेकिन जो हम नहीं जानते वो और भी ज्यादा फैसिनेटिंग है। ये हैं केपलर 186f के कुछ अनसुलझे राज। क्या वहाँ मौसम बदलते हैं? अर्थ पर सर्दी, गर्मी, बरसात जैसे मौसम इसीलिए आते हैं क्योंकि हमारी पृथ्वी अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। हमें केपलर 186f का एक्साइल टिल्ट बिल्कुल नहीं पता। अगर इसका टिल्ट 0 हुआ तो वहाँ कोई मौसम नहीं होंगे। प्लैनेट के कुछ हिस्सों में हमेशा गर्मी और कुछ में हमेशा सर्दी रहेगी, और अगर इसका टिल्ट बहुत ज्यादा हुआ तो वहाँ के मौसम बहुत एक्सट्रीम और अनप्रेडिक्टेबल होंगे। ये एक छोटा सा फैक्टर वहाँ की लाइफ को पूरी तरह बदल सकता है। एक आईबॉल प्लैनेट की संभावना, अगर केपलर 186f सच में टाइडली लॉक्ड है
तो साइंटिस्ट एक अजीब पॉसिबिलिटी सोचते हैं। हो सकता है ये एक आईबॉल प्लेनेट हो। इस थ्योरी के मुताबिक प्लेनेट के उस हिस्से में जो हमेशा स्टार की तरफ रहता है, गर्मी की वजह से एक बहुत बड़ा गोल समंदर हो सकता है जो रिंग ऑफ आइस से घिरा हो। दूर से देखने पर ये बिल्कुल एक आंख जैसा दिखेगा, एक लिक्विड वाटर का प्यूपिल और बर्फ का आइरिस। एक प्राचीन दुनिया का राज, द एज फैक्टर। हमारा सूरज लगभग 4.6 बिलियन साल पुराना है, लेकिन केपलर 186 एक रेड ड्वार्फ इससे कहीं ज्यादा पुराना हो सकता है, शायद 7 से 10 बिलियन साल पुराना। इसका मतलब है कि केपलर 186f भी पृथ्वी से अरबों साल पुराना हो सकता है। जरा सोच के देखिए, अगर वहाँ लाइफ अर्थ के साथ ही शुरू हुई तो उसे इवॉल्व होने के लिए हमसे डबल से भी ज्यादा वक्त मिला है। इतने लंबे वक्त में वहाँ कैसे कॉम्प्लेक्स या शायद इंटेलिजेंट लाइफ डेवलप हो चुकी होगी, ये सोचते ही दिमाग घूमने लगता है। द माइलस्टोन। फिर साइंटिस्ट इतने एक्साइटेड क्यों हैं? तो अगर हम इतना कम जानते हैं तो इस प्लेनेट को लेकर इतना शोर शराबा क्यों? Why is Kepler 186f still considered a landmark discovery? दोस्तों, इसके कई कारण हैं। पहला और सबसे इम्पोर्टेंट, इट वॉज अ प्रूफ ऑफ कंसेप्ट। केपलर 186f से पहले हमें नहीं पता था कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर अर्थ साइज प्लैनेट हैबिटेबल जोन में एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं। ये सिर्फ एक थ्योरी थी। केपलर 186f ने उस थ्योरी को सच कर दिखाया। उसने हमें बताया, हाँ, तुम्हारे जैसे ग्रह इस यूनिवर्स में और भी हैं, तुम अकेले नहीं हो। ये एक दरवाजा खोलने जैसा था। एक बार जब आपको पता चल जाता है कि एक तरह की चीज एग्जिस्ट करती है, तो फिर आप उस जैसी और भी चीजें ढूंढना शुरू कर देते हैं। और वही हुआ। केपलर 186f की खोज के बाद हमने और भी अर्थ लाइक कैंडिडेट्स ढूंढे हैं, जैसे ट्रैपिस्ट 1 सिस्टम के प्लैनेट्स, केपलर 452b और प्रोक्सिमा सेंट्यूरी b। लेकिन सबसे पहले का टैग हमेशा केपलर 186f के पास रहेगा। दूसरा कारण है कि इसने फ्यूचर मिशन को एक डायरेक्शन दी। अब हम जानते हैं कि हमें क्या ढूंढना है और कहां ढूंढना है। रेड ड्वार्फ स्टार्स, जो पहले लाइफ के लिए अच्छे कैंडिडेट नहीं माने जाते थे, अब एक्सोप्लैनेट सर्च के प्राइम टारगेट्स बन गए हैं, क्योंकि ये हमारी गैलेक्सी में सबसे कॉमन टाइप स्टार्स हैं। अगर हर रेड ड्वार्फ के पास एक अर्थ लाइक प्लैनेट हुआ, तो सोचिए हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही अरबों पोटेंशियल हैबिटेबल वर्ल्ड्स हो सकते हैं। तीसरा, इसने हमें नए और पावरफुल टेलीस्कोप्स बनाने के लिए इंस्पायर किया, जैसे कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। JWST इतना पावरफुल है कि वो केपलर 186f जैसे दूर के प्लेनेट के एटमॉस्फेयर से गुजरने वाली रोशनी को एनालाइज कर सकता है। इस टेक्निक को ट्रांसमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। इससे हम पता लगा सकते हैं कि वहाँ के एटमॉस्फेयर में कौन सी गैसेस मौजूद हैं, क्या वहाँ वाटर वेपर हैं, मीथेन है और क्या ऑक्सीजन है। ये गैसेस लाइफ के बायोसिग्नेचर्स यानी सबूत हो सकते हैं। JWST के लिए केपलर 186f एक प्रायोरिटी टारगेट है। शायद अगले कुछ सालों में हमें इसके एटमॉस्फेयर के बारे में पहला सॉलिड डाटा मिलना शुरू हो जाएगा। ये हमें वहाँ लाइफ की पॉसिबिलिटी के बारे में पहली बार बहुत स्ट्रॉन्ग हिंट्स देगा। और आखिर में केपलर 186f हमारी कल्पना को आग लगाता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि यूनिवर्स कितना बड़ा, कितना अजीब और कितनी पॉसिबिलिटीज से भरा हुआ है। ये डिस्कवरी सिर्फ डाटा और नंबर के बारे में नहीं, बल्कि ये इंसानियत की सदियों पुरानी खोज के बारे में है। तो दोस्तों, ये थी कहानी केपलर 186f की। एक ऐसी दुनिया जो हमसे 500 लाइट ईयर्स दूर एक लाल सूरज की रोशनी में शायद जिंदगी की सांसें ले रही है। ये अर्थ 2.0 नहीं है, ये अर्थ का एक कजिन है, एक अनजान रिश्तेदार जिसके बारे में हमें अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। ये हमें याद दिलाता है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में एक छोटे से नीले मोती पर सवार मुसाफिर हैं और आसमान में दिखने वाला हर एक तारा एक पोटेंशियल सूरज हो सकता है, जिसके पास अपनी अलग कहानियां, अपनी अलग दुनिया घूम रही हैं। केपलर 186f एक वादा है, एक वादा कि खोज अभी बाकी है, जवाब अभी मिलने बाकी हैं। आपको क्या लगता है, क्या केपलर 186f पर लाइफ हो सकती है? और अगर हाँ, तो वो कैसी दिखती होगी? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। मुझे आपकी थ्योरीज पढ़ने में बहुत मजा आता है। अगर आपको ये कॉस्मिक सफर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको स्पेस में इंटरेस्ट है, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आगे भी ऐसे ही रोचक सफर पर हमारे साथ चल सकें। अगली बार के लिए आसमान में देखते रहिए और सोचते रहिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। I'll see you in the next one.